प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। अर्थात ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अगर ये प्रकाश नहीं होता तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। अगर ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ जो, ये आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस पे कोई प्रकाश ही नहीं रहता। जब कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है तो ये हमें हमारी यहाँ का प्रकाश हमारी आँखों में जाता है और हमारी आँखों को वस्तुएं दिखने लगती है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों में प्रकाश जा सकता है, तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है और 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है। तो ये हो गया प्रकाश का गुण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जब किसी चिकने पालिशदार तल से टकराता है, प्रकाश जब किसी चिकने पालिशदार तल से टकराता है तो इसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस चला जाता है। अगर मान लीजिए कि ये बोर्ड है और ये चिकना है, तो चिकना तले थे, अगर इधर से हम प्रकाश इस पर डाल रहे हैं तो इसका अधिकांश भाग वापस इसी मार्ग में वापस चला जा रहा है, इसका प्रकाश अंदर नहीं जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसके लिए एक हम चित्र बनाते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। माना ये M1 एक M1 और M2 एक दर्पण है। माना M1 M2 एक दर्पण है। इसके बाद किसी स्रोत A से एक प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आ रही है जो बिंदु 20 पर टकरा रही है, दर्पण के बिंदु B पर टकरा रही है और ये दर्पण कलई किया गया है, पीछे से पेंटिंग किया हुआ है ताकि प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाए। अगर ये पेंटिंग नहीं रहेगा तो प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाएगी। इसके बाद ये जब प्रकाश किरण AB यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे टकराने के पश्चात इस दिशा में चली जा रही है C, और इस पे हम एक अभिलंब खींच लेते हैं
जिसका नाम हम रख देते हैं एन बी। तो जो प्रकाश की किरणें जब किसी स्रोत से दर्पण पे आती है तो इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण। और दर्पण के बिंदु बी जिसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु या आपतन बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से टकराने के पश्चात सी मार्ग में चली जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और बी और एन को बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण। और परावर्तित किरण बीसी और बीएन के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। आर। परावर्तन कोण आर। अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये एक ही तल है, इस वाले तल में, ये दूसरा तल है, इसका ये तल है, तो एक ही तल में है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण अर्थात कोण, अगर ये कोण आई है तो ये कोण आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण भी 40 डिग्री होगा। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। तो क्या कि इसमें पढ़े हम लोग, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण तथा आपतन बिंदु से यानी कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें अपने मार्ग में वापस चल जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और अभिलंब बीएन तथा आपतित किरण एबी के बीच के कोण को आपतन कोण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण बीसी के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश किरणों की पारस्परिकता या प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश
किरणों की उत्क्रमणीयता। अब समझते हैं कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो अगर बिंदु ए से किसी प्रकाश किरण को, बिंदु ए से किसी प्रकाश को इस दर्पण पर भेजेंगे तो ये बिंदु सी पर चला जाएगा इसका प्रकाश। और अगर बिंदु सी से किसी प्रकाश किरण को ऐसे भेजा जाए तो यहाँ पे टकराने के पश्चात बिंदु ए पर आ जाए उसका प्रतिबिंब। तो इसे कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज। यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझिएगा, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो टाइप का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। अब पढ़ते वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आई डैट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वास्तव में अगर प्रतिबिंब मिला है तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आभास हो रहा है किसी दूसरे जगह इसका प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अब बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में कलई बाहर से किया होता है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इससे परावर्तन इस वाले पृष्ठ से होगा, इधर की तरफ, यानी कि बाहर से कलई रहेगा। और उत्तल दर्पण में कलई अंदर से किया होगा, जो पेंटिंग होगा अंदर से किया होगा और जो प्रकाश का परावर्तन होगा इसके उभरे हुए तल से होगा, ये उभरे हुए तल से होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। माना M1 एक माइरर है, शीशा है जिस पे बाहर से कलई किया गया होगा, तो ये अवतल दर्पण है। और इस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
इससे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। और ये जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो याद करेंगे परिभाषा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या।